प्यारे बच्चों, मैं वीके तिवारी, विनोद कुमार तिवारी, फिजिक्स लेक्चरर, मनोहर रोशन इंटर कॉलेज। आज हम आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। कोरोना की वजह से छात्र का काफी समय कम उपयोग में आ रहा है, इसलिए प्रयास है कि हम आधे घंटे का या घंटे भर का ऐसा कुछ लेक्चर बनाएं, ऐसा व्याख्यान दें कि जिसके सहारे छात्र स्वयं आगे बढ़ सके। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित है और छात्र अगर कॉन्सेप्ट सीख लेता है तो उसकी अप्रोच बनती है और उस अप्रोच के सहारे अध्यापक एक कदम आगे बढ़ने का दिशा निर्देश देता है, छात्र 4 कदम स्वयं आगे बढ़ जाता है। गॉस की प्रमेय I will try to speak in both Hindi as well as English so that both types of students can get benefited. तो गॉस की प्रमेय को हिंदी में हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकल पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε गुना होता है। जहां एप्सिलॉन किलो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान 8.85 into 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रथम प्रकार से इसको ऐसे होता है। दूसरा प्रकार है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल
वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का एक बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अंग्रेजी में नंबर 1 सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by that surface. Second type, किसी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface, through the closed surface is 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by surface. ये दो प्रकार से हमने कहा है। किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकल पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका मान भी हमने लिख दिया है। और बच्चों ध्यान रखिए, इस वर्ष के बोर्ड के पेपर में एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखने को आया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इन इंग्लिश, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by that surface. Second type, total electric flux passing through the closed surface is 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by surface. अब ये जो कुछ मैंने कहा इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखें? ये जो बोला गया इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखें? गणितीय रूप इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन. दिस इज द mathematical form of Gauss theorem.
इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. रिमेंबर दिस इज द सरफेस and Q is the charge enclosed by the surface. If charge is placed somewhere here, this is not counted. The charge is counted that which is inside the surface. So remember, integral E dot ds equal to Q upon epsilon naught. This is the mathematical form of Gauss. Now, dear students, the most important thing is that what is integral E dot ds. ये इंटीग्रल E dot ds क्या है? तो इंटीग्रल E dot ds है वैद्युत फ्लक्स. अब प्रश्न उठता है कि ये वैद्युत फ्लक्स क्या है, और वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इस ds को कहा जाता है सदिश क्षेत्र. तो वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा सदिश क्षेत्रफल का. तो इस पाठ को एक प्रकार से देखा जाए तो मैंने उल्टे क्रम से पढ़ाना शुरू करा. गॉस की प्रमेय का हमने स्टेटमेंट लिख दिया जिसमें E डॉट डी एस को कहा गया वैद्युत फ्लक्स. अब हमने आपको जानकारी वैद्युत फ्लक्स की नहीं. वैद्युत फ्लक्स में आ गया वेक्टर एरिया, और हमने तुम्हें जानकारी वेक्टर एरिया की भी नहीं. तो बच्चों याद रखिए, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो. और वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सदिश क्षेत्रफल क्या है. तो अब सदिश क्षेत्रफल के बारे में आप समझिए. अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल परिमाण होगा मैग्नीट्यूड, और उसकी दिशा होगी बाहर की ओर खींचे गए लंब की तरफ. व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, सरफेस इज एज्यूम्ड एज वेक्टर एरिया, वेक्टर सरफेस, एंड ऑल यू नो vector has a definite direction. Then what is the direction of that surface area? The direction of surface area is towards the outward drawn normal. यानी लंबवत तो होगी, पृष्ठ कैसे भी रखा हो, उसके क्षेत्रफल की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत होगी. एक बात, बाहर की ओर, लंब भी कहां, बाहर की ओर. अगर मैं ये रजिस्टर आपके सामने रखूं और मैं ये कहूं कि ये जो पृष्ठ है इसकी दिशा किधर है, तो इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, और मैं इस साइड में पूछूं लंबवत बाहर. अगर मैं रजिस्टर ऐसे रखूं तो लंबवत ऊपर को. तो हमारी लैब की जो फर्श है, अगर इसको हम वेक्टर एरिया माने तो इसकी दिशा होगी ऊपर की, और इस दीवार की होगी हमारी तरफ को, इस दीवार की होगी इधर की तरफ, और छत का वेक्टर एरिया होगा उसकी दिशा होगी नीचे की. अब हम चित्र में तुम्हें थोड़ा समझाते हैं कि अगर कोई पृष्ठ ऐसे रखा तो इस पृष्ठ ऐसे रखा तो इसका एरिया वेक्टर एस होगा. एस वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और एन कैप. एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर along the direction normal to the surface. और अगर कोई पृष्ठ इस तरीके का है जैसा कि हमने आपको समझाया, ऐसे रखा है पृष्ठ ऐसे, तो इसकी दिशा होगी एस वेक्टर इक्वल टू एस. अगर हम कोई आगे चलकर स्फीयर लेते हैं
और उसी स्फीयर पर हम कोई सरफेस मानते हैं। जैसे फुटबॉल की बॉल होती है, उसमें कई टुकड़े छोटे छोटे सिले जाते हैं। हर टुकड़े को अगर हम छोटा क्षेत्रफल माने तो हम कहेंगे ds वेक्टर बराबर ds एंटर दिशा। यही पृष्ठ अगर हम यहां पर माने तो ds वेक्टर बराबर ds एंटर। यही पृष्ठ अगर हम यहां पर मानते हैं तो ds वेक्टर बराबर ds एंटर। तो वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट, ब्लैक बोर्ड का अगर हम एरिया लें और मान लीजिए इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो 5 मीटर स्क्वायर इसका परिमाण है, लेकिन 5 मीटर स्क्वायर की दिशा कहाँ है? लंबवत बाहर की। तो वेक्टर एरिया कभी भी सरफेस कैसे भी रखी हो, लेकिन वेक्टर एरिया होता है उस पृष्ठ पर खींचे गए लंब, पृष्ठ पर लंब की तरफ होता है, और वो परपेंडिकुलर भी किधर को खींचा जाए? बाहर की, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। ये हमने एक छोटी सी बात आपको समझाई वेक्टर एरिया। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, और यदि वैद्युत फ्लक्स आपके दिमाग में आ गया तो छात्रों हमारी गारंटी है कि आगे गॉसियन सरफेस खींचेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, Q बटे एप्सिलॉन 0 करेंगे, आपको वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब आप आगे पाठ को पढ़ेंगे तो हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस पर छोटा सा पृष्ठ लेंगे, फिर गॉस की प्रमेय लगाओ, फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स, और उस कुल फ्लक्स को रख देंगे Q बटे एप्सिलॉन E आ जाएगा। तो ये कुल फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर Q बटे एप्सिलॉन। कुल वैद्युत फ्लक्स हम यहां पर कुल लिख देते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर Q बटे। अब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गॉस की प्रमेय की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वैद्युत फ्लक्स। और मैं तुम्हें 2-4 मिनट ज्यादा लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एंड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर बराबर दूरी पर होती हैं, न कहीं घनी हो जाती हैं न कहीं रेयर हो जाती हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक सरफेस है, सरफेस। इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत, सरफेस एरिया की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत होगी, जैसा कि हमने। अब यहां पर हो गए 2 वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक एरिया वेक्टर। और मान लीजिए इनके बीच का कोण है थीटा, तो इन दोनों के अदिश गुणन हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। दोनों के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स। बच्चों, फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये क्षेत्रफल सदिश है, ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है, दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो सरल रूप में आप समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूं। डी फाई इक्वल टू E भागित ds। और टोटल फ्लक्स जब निकाला जाए तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल E भागित ds।
फॉर फ्लो फ्लक्स। ये सूक्ष्म फ्लक्स है और ये टोटल फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम सूक्ष्म फ्लक्स निकालकर फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर सुन लीजिए, इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q बराबर वैद्युत फ्लक्स। अब सवाल ये है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने आपको बताई कि अगर कोई सरफेस वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अदिश गुणन है इसलिए यहां वेक्टर लगेगा, यहां वेक्टर लगेगा, और क्योंकि रिजल्ट अदिश है, वैद्युत फ्लक्स अदिश है, इसलिए यहां पर सदिश का चिन्ह नहीं लगेगा। अब मान लीजिए हमने विभिन्न तरीके से कोई प्रश्न रखा। दो केसेस हम लेते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेफ्ट टू राइट और इसमें कोई प्रश्न ऐसे रखा है, तो यहां पर सरफेस एरिया ds n कैप और ये कोण बन गया 90, तो यहां पर d phi e हो जाएगा जी। और अगर कोई सरफेस रखा हुआ है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें सरफेस रखा हुआ है इस तरीके से, तो वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और थीटा का मान यहां पर हो जाएगा 0। अब समझने की कोशिश करें कि अगर पृष्ठ रखा है वैद्युत क्षेत्र इधर को है और पृष्ठ रखा है वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो वेक्टर एरिया होगा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, थीटा 0 होगा और इसलिए फ्लक्स भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि d phi बराबर E डॉट ds, इसको हम करेंगे E ds cos थीटा और यहाँ थीटा 90 लगाएंगे, फ्लक्स 0। और अगर प्रश्न इस तरीके से रखा है तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 होगा और फ्लक्स का मान आएगा d phi e बराबर E, जो अधिकतम फ्लक्स होगा। तो ध्यान देने की बात क्या है कि अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो उस पर परपेंडिकुलर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, थीटा 90 ले। और अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है स्वयं में, तो पृष्ठ एरिया वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तब हम थीटा 0 लेंगे और फ्लक्स का मान अधिकतम आएगा। ये सब बात हमने तुम्हें वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैथमेटिकल बताई और मैथमेटिकल बात अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए ये थीटा का कॉन्सेप्ट फ्लक्स कब गुजरेगा किसी पृष्ठ से और कब नहीं गुजरेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए बरसात हो रही है, नीचे बूंदें ऊपर से नीचे को गिर रही है और वैद्युत क्षेत्र बूंदें नीचे को गिर रही हैं और उसमें अगर हम कोई जाली ऐसे रखें तो ये बूंदें इस जाली से जाएंगी, जाली के छिद्रों से, और नीचे चली जाएंगी। परंतु यदि हम पृष्ठ ऐसे रख दें तो बूंदें आ रही हैं, इधर चली जाएंगी, फिर इधर चली जाएंगी, इसके आर पार छिद्रों के आर पार बूंद नहीं जाएगी। फिर से सुन लीजिए, बरसात हो रही है, बूंदें नीचे गिर रही हैं और वास्तव में झमाझम बरसात आज हो रही है सवेरे से, इसीलिए मन किया कि समय का उपयोग किया जाए। तो बरसात हो रही है, बूंदें नीचे को आ रही हैं, उसमें मच्छरों को बचाने और मच्छरों से बचाने वाली जाली को हमने ऐसे रखा तो बूंदें जाली के छिद्रों से नीचे जाने लगी। और यदि हमने जाली को ऐसे रखा तो बूंदें इधर निकल जाएंगी, इधर निकल जाएंगी, कोई भी बूंद जाली के आर पार छिद्रों से नहीं जाएगी। अब आ जाइए आप वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है
जरा उसको समझने की कोशिश करें। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ हम रख दें, उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इफ ए सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। लिसन वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric lines of force passing through the unit area of the surface, provided that the surface is placed perpendicular to the electric field. इसका मतलब ये हुआ, अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती हैं तो फ्लक्स होगा, और यदि नहीं गुजरती हैं तो फ्लक्स। मान लीजिए जितनी गुजरे उतनी बाहर निकल जाए, जितनी प्रवेश करें उतनी बाहर निकल जाए, तो भी हमारा फ्लक्स जीरो हो। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो वैद्युत बल रेखाएं घनी घनी होंगी, और निश्चित क्षेत्रफल के पृष्ठ से ज्यादा रेखाएं गुजर जाएंगी, अधिक फ्लक्स होगी। और वैद्युत क्षेत्र अगर वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेयरर होगी, दूर दूर होंगी, तो उसी क्षेत्रफल से कम रेखाएं गुजर पाएंगी, इसका मतलब फ्लक्स कम है। एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में कोई सरफेस रख दीजिए और उस सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं अगर गुजरने लगें तो फ्लक्स होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं तो फ्लक्स नहीं होगा। ज्यादा गुजर रही हैं ज्यादा फ्लक्स होगा, कम गुजर रही हैं कम फ्लक्स होगा, और यदि कोई नहीं गुजर रही है अर्थात वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तब वहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब आप समझ लें कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है, नीचे की ओर कल्पना करिए, और कंसंट्रेशन बना करके पढ़ा जाता है। हो सकता है कि प्रारंभ में सीखने में ज्यादा समय लगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन गए तो इशारे में छात्र समझता चला जाता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है और उसमें ये पृष्ठ रख दिया, तो वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, बल रेखाएं नीचे की ओर, सभी बल रेखाएं इस पृष्ठ से नीचे को चली जाएंगी, अर्थात फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन यदि हम इसी को घुमा करके ऐसे रखें तो वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, बल रेखाएं आएंगी इधर उधर जाएंगी, और इसके आर पार बल रेखा नहीं गुजरेगी, अर्थात फ्लक्स जीरो। अब इसी को मैथमेटिकल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र नीचे को, पृष्ठ ऐसे रखा तो ये पृष्ठ एरिया नीचे को गया, नीचे की तरफ हाथ दीजिए, हमारे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, नीचे की ओर पृष्ठ है ये, इसका क्षेत्रफल नीचे को हो गया, और वैद्युत क्षेत्र नीचे को हो गया। वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर पहले से दिशा दी, और पृष्ठ ऐसे रखा है तो वैद्युत क्षेत्र नीचे को हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र भी नीचे की ओर, पृष्ठ क्षेत्रफल भी नीचे की ओर, दोनों के बीच का कोण जीरो हो गया, इसलिए डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए फ्लक्स अधिकतम हो गया। और यदि हम इस पृष्ठ को ऐसे घुमा दें तो ऐसे घुमाने पर वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर और इस पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे होगा बाहर की ओर। अब थीटा बन गया 90, चाहे ये लें बाहर की ओर, पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, थीटा बन गया 90, इसलिए अब कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इतनी व्याख्या के बाद मैं समझता हूं कि आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई होगी, और कंफर्म करने के लिए आप इसे बार बार सुन सकते हैं, और यदि डाउट है तो हमारे नंबर पर फोन करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अब हम फिर आते हैं गॉस की प्रमेय पर। तो गॉस की प्रमेय कहती है इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/0 times the charge enclosed by that surface। उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε गुना। दूसरे शब्दों में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε गुना होता है।
अब ये बात समझाने के लिए हम 3 बातें कहेंगे। अगर मैं पूछूं कि ये क्लोज सरफेस है और इसमें एक डाइपोल रखा है, डाइपोल सबने पढ़ा है, डाइपोल होता है 2 चार्जेस का सिस्टम, 2 चार्जेस सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस? इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स but opposite in nature, and when placed at a very small distance apart, then the system so formed is called electric dipole। बराबर के आवेश हो, बराबर हो, एक प्लस हो एक माइनस हो और बीच की दूरी बहुत कम हो। ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 5 किलोमीटर दूरी पर रख दिए और आप सोच रहे डाइपोल बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिजिक्स में हर बात को ऑथेंटिक तरीके से पढ़ा जाता है और बहुत हंसी मजाक भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गंभीरता वाला ये विषय है। तो अब ये सरफेस है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम गॉस की प्रमेय रट डालते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू की मीनिंग छात्र नहीं समझना चाहता है, इसलिए क्यू की मीनिंग हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यू बार बार कह रहा हूं, याद कर लीजिए, बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश। कोई बंद पृष्ठ जितना आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर है उसका टोटल करेंगे और फिर लगाएंगे गॉस की प्रमेय, इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप ये समझ लें कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर हम कोई डाइपोल रख देते हैं तो डाइपोल जब हम यहां पर रखेंगे तो आवेश क्या होगा? कुल, तो कुल आवेश होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसलिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर होगा 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, 0 फ्लक्स गुजरेगा। अब इसको थ्योरेटिकली भी समझ लीजिए कि माइनस आवेश की तरफ को फ्लक्स लाइन्स आती हैं और प्लस से बाहर को जाती हैं और दोनों बराबर हैं, तो जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आएंगी उतनी लाइन्स ऑफ फोर्स निकल जाएंगी, इसलिए टोटल फ्लक्स होगा 0। एक और केस हम लेते हैं, हमने यहां पर एक पृष्ठ बनाया और यहां रखा +2q, यहां रखा -3q, यहां रखा -7। इतने आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रख दिए। अब कहा जाए फ्लक्स क्या होगा, तो अब फ्लक्स होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर, अब टोटल कर लीजिए, -7 और -3 माइनस का 10 और प्लस का 2, तो ये हो गया -8q अपान। अब हम एक और अच्छी चीज लेते हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ। अब यहां पर हमने 3 पृष्ठ बनाए। मैं बिल्कुल कंफर्म करना चाहता हूं कि तुम्हें क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम थोड़ा सा इनको अच्छे से चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है और तीसरा पृष्ठ S1, S2 और S3। यहां रखा है 4q और यहां रखा है -2 और यहां रखा है प्लस का 5। अब यहां से फ्लक्स गुजरा, मान लीजिए 5 और यहां से 5 और यहां से 5। अब ध्यान दीजिए, ये φ1 का मान होगा 4q अपान एप्सिलॉन। φ2 का मान होगा 4q, बाहर का जो S2 है उसके अंदर दोनों चार्ज, उसके अंदर 4q भी है -q भी, टोटल करिए तो ये हो गया 2q अपान एप्सिलॉन नॉट और φ3 बराबर, अभी बाहर का पृष्ठ आ गया, इस पृष्ठ के अंदर 7। तो मैंने कई बार बोला है आवेश हम वो लेंगे जो पृष्ठ के अंदर टोटल है, किसी एक को नहीं। ये टोटल चार्ज हो गया 5q + 4q 9q -2q, तो ये हो गया 7q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार पूछा जाता है कि इनका अनुपात रखो, अनुपात हम जब ज्ञात करेंगे तो 4q अपान एप्सिलॉन नॉट अनुपात 2q अपान एप्सिलॉन नॉट अनुपात 7q अपान एप्सिलॉन। तो ये हो गया 4:2
और ये मौखिक भी बताया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने तुम्हें गॉस की प्रमेय बताई हिंदी में, इंग्लिश में। गॉस की प्रमेय में हमने E.ds को फ्लक्स कहा, अब फ्लक्स समझाया, और फ्लक्स समझाने के लिए हमने वेक्टर एरिया समझाया। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग में कूलाम के नियम का निगमन करना, लाइन चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, किसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में किसी बूंद का संतुलन। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आ गए तो मैं समझता हूं आगे का टॉपिक ठीक से समझ में आएगा। बार बार इसको पढ़िए, करिए, और डाउट है तो पूछिए। धन्यवाद।